बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है बुधवार 21 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले आज बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कल तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस वक्त की ये बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तमिलनाडु जाने के कार्यक्रम ऐन वक्त पर कैंसिल हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जैसे कि आपको पता है कि नीतीश कुमार अब उम्रदराज हो चुके हैं, यानी कि नीतीश कुमार अब बूढ़ा हो चुके हैं। जी हाँ, अब उनकी तबीयत भी अचानक बिगड़ जाती है। जहां आपको बता दें कि नीतीश कुमार की उम्र 70 प्लस है। जब बढ़ती उम्र की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तरह तरह की परेशानियां हो रही है, जहां अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कल तमिलनाडु रवाना होना था। जब सीएम के तमिलनाडु जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। तेजस्वी एयरपोर्ट तक पहुंच गया था और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर नीतीश की तबीयत बिगड़ गई और उनका तमिलनाडु जाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया, जिसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अकेले ही तमिलनाडु के लिए रवाना होना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक तमिलनाडु जाने का कार्यक्रम कैंसिल किया। बताया जा रहा है कि बीते देर शाम मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज हो गई थी। तमिलनाडु रवाना होने को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जब सीएम आवास से लेकर के एयरपोर्ट तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर नीतीश कुमार ने जाने का इरादा बदल दिया क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो मानसून सक्रिय हो गया है, लिहाजा बिहार के कई हिस्सों में आंधी पानी के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। साथ ही वातावरण में नमी की मात्रा में वृद्धि होने और फिर पूर्व और फिर पश्चिमी हवा के मिश्रण से वज्रपात और आंधी तूफान के लिए अनुकूल स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के माने तो 20 से 24 जून के दौरान बिहार के कुछ जिलों में बारिश के साथ साथ वज्रपात और तेज आंधी चलने की संभावना है। लिहाजा जान माल की क्षति होने के साथ साथ निचले स्तरों में जल जमाव या यातायात बाधित और बिजली सेवा बाधित होने की संभावना है। लिहाजा लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने बिगड़ते मौसम को देखते हुए लोगों से आग्रह किया है कि वे सावधान रहें और सुरक्षित स्थानों पर शरण ले लें। जब पेड़ के नीचे कभी भी ना रहें और बिजली के खंभों के नीचे से भी दूरी बना लें। जब किसान अपने खेत में ना जाएं और मौसम सामान्य होने की इंतजार करें। दोस्तों बात करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में 1 साल का समय बचा है, लेकिन बयानबाजी ऐसी हो रही है कि मानो तो आज ही लोकसभा चुनाव होने हैं। जब बिहार में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। जब कभी राम मंदिर तो कभी समय से पहले चुनाव, अब विपक्षी एकता पर सवाल पूछे जा रहे हैं। राम मंदिर ऐसा मुद्दा है जिसने बीजेपी की सियासत को नई धार दी है। भगवान राम के सहारे बीजेपी 300 पार तक पहुंची है, ये बात बीजेपी के दिग्गज भी मानते हैं। लेकिन बिहार की सियासत में धर्म के साथ जाति का भी कॉकटेल बनता है, ये बात भगवा खेमा भी मानते हैं। वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण करके जनता से किया गया अपना एक वादा जरूर पूरा करने की तैयारी में है, ताकि लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाया जा सके। साथ ही निशाने पर सीएम नीतीश कुमार भी है। बीजेपी विधायक जीवेश कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार जो राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इस बात का भय है कि यदि चुनाव में देरी होगी तो फिर उनका कुनबा कहीं खत्म ना हो जाए। नीतीश कुमार आज तक अन्य राज्यों में उद्योगपति से बिहार में निवेश के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए अनेक राज्यों में नेताओं के साथ मिलकर के एक गठबंधन बना रहे हैं। जब वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की दूसरी राजनीति है, जब वो ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार को हटा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। ये स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग एक परिवार की राजनीति में व्यस्त हैं, जहाँ दूसरा स्वार्थ की राजनीति करने में व्यस्त हैं। हालांकि जो बात बीजेपी विधायक कह रहे हैं उससे अलग इस बार बीजेपी का मुकाबला बिहार में जेडीयू आरजेडी से होने वाला है। इसी को देखते हुए महागठबंधन पर बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक है। दोनों पर तुष्टिकरण के आरोप भी लगती है। जेडीयू आरजेडी ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। साथ समय से पहले चुनाव कराने की बात फिर से दोहराई है। बीजेपी को कर्नाटक में मिली हार याद भी दिलाई है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं, शायद विपक्ष भी राम के मुद्दे पर सॉफ्ट नजर आ रही है। वहीं पर बिहार में धर्म के नाम पर हो रही
सियासी बयानबाजी से इतना तो तय है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी गूंजेगा, जिसकी पृष्ठभूमि अभी से ही बननी शुरू हो गई है। बीजेपी राम के नाम पर जाति की सियासत को तोड़ना चाहती है। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर प्रेमी और प्रेमिकाओं को लेकर के आपने ऐसी कई खबरें सुनी होगी, लेकिन बिहार के पूर्णिया का ये मामला आपको दंग कर देगा, जहां एक युवती अपने शादी के एक दिन पहले अपने प्रेमी संग फरार हो गई, जहां हल्दी से लेकर के मेहंदी तक सभी रस्में हो चुकी थी। जब युवती के परिवार वालों ने पुलिस के सामने उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया तो फिर थाने में आकर के युवती ने इस मामले को नकार दिया। इसके बाद युवती के भाई ने गुस्से में आकर के उसका पुतला बनाया और अंतिम संस्कार कर दिया। ये पूरा मामला है टीकापट्टी नाम के एक गांव का, जहां एक भाई ने अपनी बहन की शादी तय कर दी थी। 11 जून को बारात आनी थी, मेहंदी और फिर हल्दी की रस्में 10 जून को हो चुकी थी, लेकिन लड़की ने अपने परिवार और फिर अपने भाई के सपने को मिट्टी में मिला दिया। तो वह शादी एक रात पहले से ही अपने प्रेमी संग फरार हो गई। इसके बाद इलाके में हरकंप मच गया। जहां इसके बाद युवती की काफी तलाशी की गई, लेकिन जब वह नहीं मिली तो फिर थक हार करके उसके भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। युवती के भाई ने गाँव के एक युवक पर अपनी बहन के अपहरण का आरोप लगा करके मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस की जांच शुरू हुई। सोमवार को युवती दुल्हन के जोड़े में टीकापट्टी थाने पहुंची और फिर अपहरण के मामले को नकार दिया। लड़की ने पुलिस को बताया है कि ये शादी उसकी मर्जी के बगैर की जा रही थी, इसलिए मजबूरन उसने भागने जैसा कदम उठाया है और जिस दिन उसकी शादी होनी थी उसी दिन उसके प्रेमी के साथ मंदिर में शादी कर ली। जहां इस घटना के बाद लड़की के भाई की नाराजगी बढ़ गई और फिर उसने कहा कि अब से उसकी बहन उसके लिए मर गई है। भाई ने सभी परिवार वालों के साथ मिलकर के अपनी बहन का पुतला तैयार किया और पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसने उसकी शव यात्रा भी निकाली, अर्थी में बहन की तस्वीर भी लगाई और शमशान घाट तक ले गया। जब नाराज भाई ने बताया है कि पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। ये शादी भी उससे पूछकर तय की गई थी। यदि ये पहले ही बता देती तो फिर ऐसा परिवार वालों को बदनामी करने का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पिछले जिलों ने विकास योजना में आकांक्षी छलांग लगाई है। शानदार काम की बदौलत कई क्षेत्रों में देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। जब विभिन्न राज्यों के जिले निर्धारित मानकों पर बिहार के इन जिलों से पीछे रह गए हैं। खास करके कृषि और जल संसाधन के अलावा स्वास्थ्य और पोषण पर बिहार ने बेहतर काम किया है। इन क्षेत्रों में बिहार के जिलों को देश में पहला स्थान मिला है। यही नहीं, ओवरऑल प्रदर्शन में बिहार के 2 जिले टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गए हैं। नीति आयोग ने देश के पिछले 112 आकांक्षी जिलों की अप्रैल के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। देश के 5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में गया को दूसरा स्थान मिला है, जबकि जमुई तीसरे स्थान पर है। वही इन जिलों में कृषि और फिर जल संसाधन के क्षेत्र में काम करने में गया का देश में सर्वोच्च स्थान रहा है, जबकि स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में जमुई प्रथम स्थान पर है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें बिहार के 13 जिले मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, जमुई, औरंगाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, गया, बांका, नवादा, खगड़िया और शेखपुरा शामिल है। इन जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षण, वित्तीय स्थिति और फिर आधारभूत अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों को विकसित करने की योजना पर विशेष रूप से काम होता है। यह शिक्षा क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से स्कूल में पढ़ाई और फिर लाइब्रेरी की सुविधा, स्कूलों में आधारभूत संरचना जिसमें टॉयलेट और पेयजल आदि मुख्य है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर एम्बुलेंस कांड के मामले में निशाना साध रही है। पूरे मामले में सरकार भी बंगले झांक रही है। जहां आखिर क्या है ये पूरा कांड और क्यों इसकी वजह से सियासी बवाल मचा हुआ है, इस खबर को आप जानते हैं। चलिए बात करते हैं विस्तार से। दरअसल 31 मई को 1600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट डायल 102 के तहत 2125 एम्बुलेंस चलाने के लिए है। यह कॉन्ट्रैक्ट पटना के पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिला। बस सारा बवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये कंपनी जेडीयू सांसद चंद्रेश प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे सुनील कुमार की है। जहां दरअसल इससे पहले कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां सामने आई थी। इसके बावजूद भी यह कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया है। जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने में पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर भी नजरअंदाज किया गया। बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल 2022 को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया गया है। इन एम्बुलेंस की समय सीमा पर जांच होती रही है और फिर इन जांचों में कई बार बड़ी खामियां सामने आई है। 4 अक्टूबर 2019 को भागलपुर मुंगेर में जांच की गई थी। इस दौरान एम्बुलेंस के अंदर एक्सपायर्ड दवाइयां भी थी और फिर माइक्रो ड्रिप और ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था। 13 फरवरी 2020 को मुजफ्फरपुर वैशाली में जांच की गई थी। इस दौरान 7 एम्बुलेंस में
में एसी ही काम नहीं कर रहा था, जबकि कई एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड दवाइयां मिली थी। 24 फरवरी 2010 को नालंदा नवादा में जांच की गई थी। इस जांच के दौरान भी एम्बुलेंस के अंदर एक्सपायर्ड दवाइयां मिली थी। 24 फरवरी 1920 को ही सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा में जांच की गई थी। इस दौरान भी एम्बुलेंस में एसी नदारत थे और जरूरी दवाएं भी मौजूद नहीं थी। 6 जुलाई 2020 को मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सुपौल में जांच के एम्बुलेंस में एक्सपर्ट दवाइयां मिली थी। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक अरवल, भोजपुर, बक्सर के 5 एम्बुलेंस में भी जांच कर्ताओं को कई अनियमितताएं मिली थी। इनके अलावा जहानाबाद की 11 एम्बुलेंस में भी खाली सिलेंडर और प्री एक्सपर्ट दवाएं मिली थी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि अकेलापन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। अध्ययन के अनुसार अकेलापन सिर्फ पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये पुरुषों के हड्डियों को भी हानि पहुंचाता है। हाल में ही एक नए अध्ययन में ये खुलासा हुआ है कि जो पुरुष खुद को अकेला महसूस करते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हो सकती है। ऐसे में जो महिलाएं अकेलापन महसूस करती हैं, उनमें ये समस्या नहीं पाई गई है। यही नहीं, अध्ययन में ये भी खुलासा हुआ है कि जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं, उनमें एक तरह का तनाव पैदा होता है जो उन्हें बीमार कर सकता है। स्टडी में ये बात सामने आया है कि तनाव भी एक प्रकार से आपकी हड्डियों को कमजोर बना सकता है और अधिक आसानी से ये टूट भी सकता है। अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता और मेन हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च के डॉक्टर रोबेका माउंटेन शिकागो, इलिनोइस में इंडोक्राइन सोसाइटी ENDO 2023 की वार्षिक बैठक में हार्मोन पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। अध्ययन के लिए डॉक्टर रोबेका ने कुछ चूहों को लिया था और उन पर प्रयोग किया था। इस प्रयोग के लिए डॉक्टर रोबेका ने कुछ चूहों को अकेले और कुछ चूहों को 4 हफ्ता के लिए एक साथ रखा था। ऐसे में हफ्ते के अंत में डॉक्टर रोबेका ने पाया कि जो नर चूहे अकेले थे, उनकी हड्डियां एक साथ रहने वाले नर चूहों से भी बदतर थी। वहीं दूसरी ओर मादा चूहों में कोई भी अंतर नहीं दिखाई दिया। जो पुरुष और महिला अकेलापन महसूस करते हैं, इससे उनकी हड्डियों पर भी प्रभाव पड़ता है और ये इन दिनों में ये असर अलग अलग पड़ता है। डॉक्टर रोबिका ने अध्ययन में ये पाया कि जिस तरीके से ये स्टडी की गई है और इसका खुलासा चूहों से हुआ है, क्या ये मनुष्य के लिए ऐसे ही परिणाम देंगे, ये देखना होगा। डॉक्टर रूबिका की अगर माने तो कोविड के कारण अब तक अकेलापन महसूस करना और भी सामान्य हो गया है। उनकी माने तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमारी हड्डियों को कैसे प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए हैं। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में डॉक्टर शकील अहमद खान को देश का सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है। दरअसल देश भर के कुल 75 विधायकों को क्षेत्रीय विकास कार्य में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए ये सम्मान दिया गया है, जबकि सदन में सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करने के लिए डॉक्टर शकील अहमद सम्मानित किए गए हैं। बता दें कि हाल ही में सदाकत आश्रम में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मानित से डॉक्टर शकील अहमद खान को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। कटिहार में जन्मे शकील पहली बार कटिहार के कदवा विधानसभा क्षेत्र से 2015 में कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए थे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के मोतिहारी में मंगलवार से विराट रामायण मंदिर का निर्माण आरंभ होने जा रहा है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वर्ष 2025 तक इस मंदिर के तैयार होने की उम्मीद है। 3 मंजिला इस मंदिर में कुल 12 शिखर होंगे। इसकी ऊंचाई अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर से भी अधिक होगी। रामायण मंदिर 1080 फीट लंबा एवं 540 फीट चौड़ा होगा। पटना स्थित महावीर मंदिर न्यास इसका निर्माण करा रहा है। कंबोडिया की सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने के कारण इसका काम देरी से आरंभ हो रहा है। पूर्वी चंपारण जिले में कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है। मंदिर निर्माण समिति के सचिव ललन सिंह ने बताया कि मंगलवार को पूजा के बाद निर्माण एजेंसी फाइलिंग का काम आरंभ कर देगी। इसे नवंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तत्पश्चात स्ट्रक्चर का काम आरंभ होगा। 3 मंजिला मंदिर में 12 शिखर होंगे। प्रवेश करते ही सबसे पहले गणपति के दर्शन होंगे। विशाल शिवलिंग दिखेगा। मंदिर अयोध्या से जनकपुर तक बन रहे राम जानकी मार्ग पर स्थित होगा। मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन वर्ष 2012 में आचार्य किशोर कुणाल ने किया था। मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशन को दी गई है। क्रेन, JCB आदि मशीनें मंगवा ली है।
ये अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से ऊंचा होगा। मंदिर का क्षेत्रफल 3.67 लाख वर्ग फीट होगा। सबसे ऊंचा शिखर 270 फीट का होगा। तत्पश्चात 198 फीट का एक 180 फीट के 4 135 फीट का एक तथा 108 फीट के 5 शिखर होंगे। विराट रामायण मंदिर में देवी देवताओं के कुल 22 मंदिर होंगे। मंदिर में 10.5 टन स्टील से 3100 2 पिलरों का निर्माण होगा। फाइलिंग कार्य में 15,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की भी खपत होगी। मंदिर निर्माण के लिए अभी 120 एकड़ जमीन उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि लू की चपेट में आने से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई है और कई अस्पतालों में भर्ती है। इन हालातों को देखते हुए दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक बैठक बुलाई। इस उच्च स्तरीय बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बुलाई गई इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हाई लेवल बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में कई राज्यों से ही हीट वेव और हीट स्ट्रोक की खबर आ रही है। जिस राज्य में हीट वेव चल रही है उस राज्य को सहयोग करने के लिए भारत सरकार की ओर से IMD आपदा प्रबंधन स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की एक टीम जाएगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा सहित देश के कई इलाकों से लू के कारण लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक लू से अब तक करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि सबसे ज्यादा खराब हालात बिहार के हैं। बिहार में 30 से ज्यादा लोगों की गर्मी के चलते मौत हो गई है। कई जगह स्कूलों की छुट्टियों को भी आगे बढ़ा दिया गया है। लू की चपेट में आने से मौतों की खबर सामने आने के बाद मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अधिकारियों से स्थिति पर खास नजर रखने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि जरूरी नहीं होने पर वो घर से बाहर ना निकले। भीषण गर्मी के चलते कई जगह स्कूलों की छुट्टियों को भी बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत में जहां लगभग हर दिन भूमि विवाद की खबरें आती है, बिहार में एक किसान ने स्कूल बनाने में मदद करने के लिए अपनी संपत्ति का 11 कट्ठा गिफ्ट में दे दिया। अब उसकी कहानी सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो रही है। भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड के कहारपुर गांव के किसान सुबोध यादव ने अपनी जमीन नेक काम के लिए समर्पित कर एक अच्छी मिसाल पेश की है। किसान ने मीडिया से बात करते वक्त बताया कि उन्होंने अपनी मां चंडिका देवी के अनुरोध पर स्कूल के निर्माण के लिए बिहार सरकार को जमीन दान करने का फैसला किया। दिए गए प्लॉट की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहपुर प्रखंड का कहारपुर गांव भागलपुर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर है। कोसी नदी के बढ़ते जल स्तर और 2020 तक स्कूल के पानी में डूब जाने के कारण इस क्षेत्र में भू संरक्षण एक सामान्य चिंता का विषय रहा है। ये इलाके का एकमात्र पब्लिक स्कूल था। निराश होकर विद्यार्थियों को दूसरे क्षेत्र की यात्रा करने या अन्य स्कूलों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त होने के बाद अधिकारियों ने स्कूल बनाने के लिए नई जमीन की तलाश की। जब किसान की मां चंडिका देवी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने बेटे से सरकार को संपत्ति दान करने के लिए कहा। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जमीन गिफ्ट की गई। किसान ने आगे बताया कि इस गांव के बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी परेशानी हो रही है, इसलिए हमने स्कूल के लिए ज़मीन दान करने और मेरी मां के नाम पर रखने का फैसला किया। इस कदम के महत्व के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे हमेशा अपनी मां को उस व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे जिसने वो संपत्ति प्रदान की थी जिस पर स्कूल बनाया गया था। भागलपुर के DEO संजय कुमार के अनुसार स्कूल का नाम लाभार्थी के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने खुलासा किया कि सुबोध यादव ने अनुरोध किया था कि स्कूल का नाम उनकी मां के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने किसान और उसकी मां को इस महान कार्य के लिए बधाई भी दी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में गर्मी से 375 लोग अस्पताल में भर्ती। अब तक लू लगने से 25 की मौत। स्वास्थ्य विभाग कर रहा है जांच। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी के कारण पीड़ित लोगों को और उनकी होने वाली मौत की पड़ताल की जा रही है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि अब तक राज्य भर में करीब 375 लोग विभिन्न अस्पतालों में भीषण गर्मी के कारण
भर्ती हुई हैं। इनमें से करीब 300 लोगों को अस्पतालों से डिस्चार्ज किया जा चुका है। भर्ती लोगों की हालात ठीक है। उन्होंने बताया कि लू के कारण राज्य में 25 सस्पेक्टेड मौत की सूचना है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। कार्यपालक निदेशक ने बताया कि बिम्स पावापुरी में 69 मरीज लू लगने की शिकायत लेकर भर्ती हुई है। यहाँ 9 मरीजों से लू से मरने की सस्पेक्टेड मामले में पाए गए हैं। इसी प्रकार से NSCH में 2 दिनों से लू लगने से 40 लोगों को भर्ती किया गया है। यहाँ पर किसी मरीज के मौत की सूचना नहीं है। वहाँ पर मौत की पड़ताल की जा रही है। PMCH में प्रतिदिन 20 से 25 मरीज लू लगने की वजह से भर्ती हो रहे हैं। यहाँ से भी अभी तक किसी व्यक्ति के मौत की सूचना नहीं है। ANMMCH गया में 2 दिनों में 41 मरीजों की भर्ती लू लगने से की गई है। यहाँ पर 4 मरीजों की लू लगने के कारण मौत होने की सूचना दी है। इसी प्रकार से औरंगाबाद व नवादा जिले में 30 से 40 मरीज 2 दिनों में भर्ती हुई है। गया के जिला अस्पताल में एक मरीज की सस्पेक्टेड मौत की सूचना मिल रही है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने जनता से अपील की है कि वह घरों में रहे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकले। बाहर निकलने पर कपड़े से सिर को ढक कर रखे। प्यास न होने पर भी पानी पिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि देश में फिल्म अधिपुरुष का विरोध देखने को मिल रहा है। फिल्म के विवादित डायलॉग को लेकर साधु संत में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हिंदू संगठन ने फिल्म अधिपुरुष के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही भाजपा, कांग्रेस समेत कई दलों के नेता भी फिल्म को बैन करने की मांग की है। फिल्म के निर्देशक ओम रावत और लेखक मनोज मुंतशिर को लोगों में के आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि भारी बवाल के बाद फिल्म के मेकर्स बैकफुट पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रविवार को मनोज मुंतशिर ने सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि फिल्म विवादित संवाद को बदल दिया जाएगा। इसी बीच फिल्म के संवाद राइटर मनोज मुंतशिर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल फिल्म के विवाद के बीच मनोज मुंतशिर ने अपनी जान का खतरा बताते हुए मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद आज मुंबई पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी है। इसके साथ ही पुलिस ने कहा है कि वो इस मामले की जांच भी कर रही है। बता दें कि मनोज मुंतशिर ने फिल्म के विवादित डायलॉग को लेकर पहले से ही सफाई दे चुके हैं और फिल्म से जल्द ही संवाद को बदलने की भी बात कर रही है। बता दें कि 16 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म अधिपुरुष को बॉक्स ऑफिस जबरदस्त कमाई कर रही है। विरोध के बावजूद भी फिल्म की कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ते हुए दिखाई दे रही है। 3 दिन में फिल्म ने दुनिया भर में 300 से ज़्यादा की कमाई कर ली है। इसके साथ ही विश्व भर में फिल्म अधिपुरुष का क्रेज लोगों में दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि दिल्ली समेत देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार 29 जून को मनाया जाएगा। दिल्ली में सोमवार को बादलों के छाए रहने की वजह से चांद के दीदार नहीं हो सके, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में बकरीद का चांद नजर आया है। चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने PTI भाषा को बताया, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होने और बादल छाए रहने की वजह से चांद नहीं दिख पाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में चांद दिखा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, वाराणसी और मऊ आदि हिस्सों में इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जुल्हिज्जा का चांद दिखने की तस्दीक पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, वाराणसी, मऊ आदि हिस्सों में इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जुल्हिज्जा का चांद दिखने की तस्दीक पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि जिलहज्जा ईद उल अजहा का त्यौहार 29 जून को मनाया जाएगा। इस्लामी कैलेंडर में 29 या 30 दिन होते हैं जो चांद दिखने पर निर्भर करते हैं। बता दें कि बकरीद का त्यौहार चांद दिखने के 10वें दिन मनाया जाता है और ईद उल जुहा या अजहा या बकरीद ईद उल फित्र के 2 दिन बाद मनाई जाती है। वहीं मुस्लिम संगठन इमारत शरिया हिंद ने भी 29 जून को बकरीद का त्यौहार मनाए जाने का ऐलान किया है। जमीयत उलमाए हिंद से जुड़े संगठन ने एक बयान में बताया कि इमारत शरिया हिंद के रूअते हिलाल चांद समिति ने एक बैठक में पुष्टि की है कि महाराष्ट्र के नागपुर और मालेगांव, कर्नाटक के रायचूर तथा
गुलबर्ग और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, जौनपुर, सरायमीर और मऊ में जुल्हिज्जा का चांद दिखने की पुष्टि हुई है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी एक बयान में 29 जून को बकरीद का त्यौहार मनाए जाने की घोषणा की है। इस्लामी मान्यता के अनुसार पैगंबर इब्राहिम अपने पुत्र इस्माइल को इसी दिन अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके बेटे को जीवनदान दे दिया और वहां एक पशु की कुर्बानी दी गई, जिसकी याद में ये पर्व मनाया जाता है। 3 दिन चलने वाले त्योहार में मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी हैसियत के हिसाब से उन पशुओं की कुर्बानी देते हैं जिन्हें भारत के कानूनों के तहत प्रतिबंध नहीं किया गया है। मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों के पास करीब 613 ग्राम चांदी या इसके बराबर के पैसे हैं या कोई और सामान है, उन पर कुर्बानी वाजिब है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 9 साल पूरा हो चुके हैं। इन 9 साल में सरकार ने अलग अलग मौका पर देश के हर तबके को ध्यान में रखकर कोई ना कोई योजना पेश की है। इन योजनाओं में जहां लोगों को बचत बढ़ाने में मदद मिली है, वहीं ये आम लोगों को जबरदस्त फायदा पहुंच रही है। सरकार की ऐसी ही 3 प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना शामिल है। इन तीनों योजनाएं आम लोगों को कई तरह से लाभ पहुँचा रही है। मोदी सरकार ने ये योजनाएं मई 2016 में शुरू की थी। इस योजना का फायदा 8 करोड़ लोगों तक पहुँचा है, जिन्हें सरकार की ओर से मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर के लिए 1600 रुपये और 5 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 1150 रुपये देती है। इस योजना के तहत लाभार्थी को पहली बार का सिलेंडर रिफिल और गैस चूल्हा भी मुफ्त मिलता है। इतना ही नहीं, फिलहाल में सरकार उज्ज्वल योजना के ग्राहकों को 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर रिफिल करवाने की सुविधा 200 रुपये कम में दे रही है, या उन्हें प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। शहरी इलाकों में गरीब और कम आय वालों को खुद का घर देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की हुई है। इस योजना के तहत सरकार अलग अलग कैटेगरी जैसे कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी 2.5 लाख रुपए तक होती है। ये मोदी सरकार की काफी अहम योजना, इसका फायदा पूरे देश की आबादी को हो रहा है। दरअसल इस योजना के तहत सरकार ने देश भर में जन औषधि केंद्र खोले हैं, जहां सस्ती जेनेरिक दवाओं की बिक्री की जाती है। अभी इन केंद्रों पर करीब 1800 दवाइयां और 300 सर्जिकल आइटम मिलते हैं। यहां दवाइयों की कीमत 50 से 90% तक कम होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि उत्तराखंड के देहरादून में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समान नागरिक संहिता का जिक्र किया और कहा कि इस पर हो रहा विवाद बेवजह है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश की संविधान का हिस्सा है, इस पर विवाद क्यों? गोवा में ये पहले से ही लागू है। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को, जिन्होंने इस दिशा में पहल की है। अब विधि आयोग इस बारे में पूरे देश में राय ले रहा है। आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के प्रगति अब राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। अब देश की प्रगति हमें पुरुषार्थ से खुद करनी होगी। 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना होगा। हम मजबूत डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। अब यहाँ धर्म और जात के आधार पर काम नहीं होता। ये स्वर्णिम भारत है। हम भारत का केवल आर्थिक विकास नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सामाजिक विकास भी करना चाहते हैं। हम समाज के सभी वर्गों के बीच सामाजिक सौहार्द चाहते हैं। हम पूरे समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कई बार आगे बढ़ते भारत को देख राष्ट्रीय विरोधी ताकतें सक्रिय हो जाती है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन देश में 1 लाख करोड़ के पास हो गया है। पहले रक्षा निर्यात 1000 करोड़ से भी कम था। अब निर्यात 1600 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर है। जल्द ही देश में रक्षा निर्यात 20,000 करोड़ रुपए के पास हो जाएगा। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2027 तक भारत $5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। बीजेपी विरोधी दलों के महाजुटान में 17 से 18 दल शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन पर विपक्षी एकता की कमजोर कड़ी सामने आई है।
राहुल गांधी को एक तरह जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जन्मदिन की बधाई दी, वहीं तेजस्वी यादव राहुल गांधी से दूरी बनाते दिखे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, राहुल गांधी को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, आपके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर नीतीश कुमार के साथ साथ उनकी पार्टी के नेता भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते नजर आए। जेडीयू ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। जेडीयू ने ट्वीट किया, राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, आपको ईश्वर स्वस्थ रखे। वहीं पूर्व कांग्रेस और वर्तमान में नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। इधर आरजेडी ने राहुल गांधी के जन्मदिन से खुद को दूर रखा। इससे पहले जब नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने गए थे, तब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ उनसे मिलने नहीं पहुंचे थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच की दूरी को राजनीति के जानने वाले विपक्षी एकता के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में भी तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा नहीं किया था। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार पाला बदलने के बाद बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की कवायद में जुटे हैं। नीतीश इसके लिए दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई और भुवनेश्वर नाप चुके हैं। विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश में वह कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, वाम दलों के प्रमुख नेता सपा प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। नीतीश नवीन पटनायक को भी साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओडिशा के सीएम के साथ आने से इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में अगर किसी व्यक्ति को अपने ज़मीन की खतियान की ज़रूरत हो तो वो खाता खसरा, मौजा या रैयत के नाम से ज़मीन का खतियान खोज सकते हैं। राजस्व विभाग ने ज़मीन के खतियान को बिहार भूमि वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है। खबर के अनुसार बिहार में ज़मीन की खतियान के लिए लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत लोग ऑनलाइन के द्वारा ज़मीन के खतियान को आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट ले सकते हैं। जी हाँ, बिहार में खाता खसरा, मौजा या रैयत के नाम से खो जाते हैं अगर खतियान, तो इसको पाने के लिए इन नियमों का पालन करें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि 69,943 प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां होने जा रही है। इससे जुड़ी अहम सूचना सामने आई है। इन पदों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए राहत भरी खबर है। इन भर्तियों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट ने सीटेट पास किया है तो उन्हें नंबरों में छूट मिलेगी। ये छूट बीटेट पास कैंडिडेट को भी मिलेगा। नंबरों में छूट वर्ग के मुताबिक होगी। ये छूट 10% तक है। ये जानकारी बिहार शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की ओर से जारी की गई है। ये सूचना देते हुए उनके हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है। बीटेट क्वालिफाई के लिए पासिंग मार्क्स वर्ग के मुताबिक अलग अलग है। इसमें जनरल के लिए पासिंग मार्क्स 60%, जनरल महिला के लिए 55%, ओबीसी के लिए 55%, एससी पीएच के लिए 50%। इसी मुताबिक छूट उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जिन्होंने सीटेट पास किया है। बिहार टीईटी, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड बीएसईबी द्वारा आयोजित किया जाता है कि बीएसबी बिहार राज्य में सरकारी और निजी स्कूलों में प्राथमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती के लिए हर साल बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करता है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट प्रत्येक वर्ष उन उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार आयोजित की जाती है जो सरकारी टीचर करना चाहते हैं। सीटीईटी 2023 सीटीईटी परीक्षा का 17वां संस्करण है। जो आवेदक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक बनने के इच्छुक हैं उन्हें सीटेट परीक्षा पास करनी होगी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक पदों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक का पूरा शेड्यूल तय हो गया है। मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में बैठक होगी। इसके लिए एक अन्य मार्ग के नेक संवाद कक्ष का
चयन किया गया है। देश भर के विपक्षी नेता 5 घंटे तक वहीं बैठकर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने पर विचार करेंगे। जेडीयू के एक प्रमुख नेता ने बताया कि बैठक की शुरुआत दिन के 11 बजे से की जाएगी, शाम के 4 बजे तक बैठक चलेगी। हालांकि बीच में लंच भी रखा गया है। पूरा कार्यक्रम लगभग 5 घंटे तक है, लेकिन बैठक 4 घंटे तक ही चलेगी। बैठक में कौन कब और क्या बोलेगा इसकी सूची तैयार कर ली गई है। नीतीश बताएंगे कि विपक्षी एकता क्यों है और क्यों जरूरी है। बैठक की शुरुआत नीतीश कुमार की नोट से होगी। वह बैठक में शुरू से बताएंगे कि विपक्षी एकता क्यों जरूरी है। नीतीश कुमार का भाषण तैयार हो गया है, उसमें बताया जाएगा कि देश किन किन बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर केंद्र सरकार कैसे फेल हो गई है, इसके साथ ही कैसे संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में विपक्षी दलों को कैसे आपस में मिलकर बीजेपी को परास्त कर सकते हैं, यही पूरी शेड्यूल तैयार की गई है। नीतीश कुमार ने प्रारंभिक भाषण के बाद सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे। वे विपक्षी एकता में कांग्रेस के रोल पर चर्चा करेंगे। खड़गे ये बताएंगे कि कांग्रेस किन राज्यों में भाजपा के खिलाफ विपक्षी का साझा उम्मीदवार उतारने पर तैयार कर रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से ही ये सुझाव दिया था कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक की जाए। जिस विपक्षी गठबंधन की बात की जा रही है उसमें कांग्रेस के बाद ममता बनर्जी की पार्टी से ही सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में ममता बनर्जी को बोलने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। हालांकि बैठक में 3 और मुख्यमंत्री बोलेंगे। तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपनी बात रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यही था अपडेट। अगर आने वाला कल का भी अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।